शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो जैसा आपको बताया कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2025 की। जी हाँ, टुडे यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेशन आपके ऐसे ही चलेंगे। 50 क्वेश्चंस की सीरीज होगी। देन फर्स्ट यहाँ पे टेस्ट है हिंदी टेस्ट, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत गजब वाला। ओके जी, चलिए तो देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और ये लेखपाल मेन एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। स्क्रीन पर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है खग जाने खग की ही भाषा, इसका क्या अर्थ है? देखो खग जाने खग की ही भाषा, इसका क्या अर्थ है? अगर हम बात करें कि खग जाने खग की ही भाषा, तो बेस्ट आंसर होगा कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहराते हैं। मानो कि अगर देखो कोई चोर है ना, कहते हैं कि चोर की गैंग है भैया पूरे। तो जो चोर है ना, तो चोर चोर को, दूसरे चोर को उसके फीलिंग्स जानता है। अब कोई अच्छा बंदा है और दूसरा भी अच्छा बंदा है, तो वो अच्छे बंदे की फीलिंग्स जानता है। ओके, तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते हैं। तो यही है कि खग जाने खग की ही भाषा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। ओके, सिंपली भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें कि वाक्य प्रयोग किस तरह कर सकते हैं, खग जाने खग की ही भाषा का वाक्य प्रयोग, कि अपराधी अपराधी की प्रवृत्ति जानते हैं। ठीक ही कहा गया है, खग जाने खग की भाषा। यही कहा ना मैंने भी आपको कि अगर भैया कोई चोर है और चोर की पूरी गैंग है, तो एक चोर दूसरे चोर की बढ़िया फीलिंग्स को जानता है बेस्ट तरीके से। ओके, चलो देन नेक्स्ट है स्क्रीन पर कि कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखो, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताना है। तो इसका सही जो अर्थ है वो यहाँ पे क्या होगा? सही है मृत्यु के समीप होना। देखो कब्र में पैर, भैया जब ये कह रहे हैं कि कब्र में पैर लटक रहे हैं, तो कब्र में पैर लटक रहे हैं इसका मतलब है कि भैया मरने वाले हो, बिल्कुल ठीक है। मृत्यु के समीप होना, देखो जैसा कहते हैं कि ऑल ऑफ, अगर बात करें जैसे यहाँ पे ओल्ड व्यक्ति होते हैं, ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन होते हैं, तो बाय द वे कि बहुत बीमार हो रखे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे होती है सिचुएशंस कि भैया चारपाई पे लेटे हुए हैं, तो बस सांसें चल ही रही है, यानी कि मृत्यु के समीप होना यहाँ पर कहेंगे। तो अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? सक्सेना जी के तो कब्र में पांव लटक रहे हैं, अब वे लंबी यात्रा नहीं कर सकते। ओके, ये इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे मुहावरे का। देन आगे है यहाँ पे 481 आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना यानी कि नमक मिर्च लगाना सही होगा क्या? बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या कहना भैया? बढ़ा चढ़ा, नमक मिर्च लगाना। देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपना कार्य निकलवाने के चक्कर में दूसरे बंदे की बढ़िया तारीफ करते हैं। हाँ भैया, मैंने तो सुना है तुम बहुत अच्छे हो, ये हो, ऐसे हो, वैसे हो, और आपसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। तो नमक मिर्च लगा रहे हैं जिससे कि हमें फ़ायदा हो। ओके, देन अभी यहाँ पे हम देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। देखो कुछ लोगों की आदत नमक मिर्च लगाकर बात करने की होती है, जो मैं पसंद नहीं करता। सही बात है, ऐसे नमक मिर्च नहीं लगाना चाहिए। वो इसलिए आप सिंपल तरीके से सामान्य एक व्यक्ति के रूप में कार्य जो है बात करें, यहाँ पे इस तरह बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ काम है तो तब आप नमक मिर्च लगा रहे हैं और वैसे आप बोलते नहीं, देखते नहीं उसकी साइड। ओके, सावन हरे ना भादो सूखे कहावत का क्या अर्थ है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, और इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सदा एक समान रहना। सावन हरे ना भादो, सदा एक समान रहना। मानो कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि भैया कभी भी न कोई बीमारी न ही कोई अड़चन आती है, हमेशा हैप्पी रहते हैं, बढ़िया। तो वही कहते हैं उसको। वाक्य प्रयोग कैसे होगा? रमेश सुख और दुख किसी भी स्थिति में धैर्य बनाकर काम करता है तथा दोनों स्थितियों में एक समान रहता है। जी हाँ, सावर हरेना भादो सुखो, मानो कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम्स भी हो रखी है तो उसमें भी वह सुख ही ढूंढता है। ओके, वही है आपका बेस्ट है ऑप्शंस। देन बात करते हैं नेक्स्ट। मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन, मस्ती में गाड़ी चला रहे थे, सामने अचानक ट्रक आ गया, आने से वह गहरी नींद से जाग गया।
इसका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा भैया, तंद्रा भंग हो जाना। क्या, तंद्रा भंग हो जाना। देखो अगर आप ऐसे चलाते हैं तो आप बिल्कुल नहीं चलाना, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे ड्राइव वगैरह करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि मस्ती में चला रहे हैं, सो रहे हैं या फिर ओके, ये गलत है। नेक्स्ट है मुहावरा। मुहावरे को उनके सही अर्थों से मिलान करना है। आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंजर बरसना या फिर यहाँ पे कमल तोड़ना। ओके, सो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, देन यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सही आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट आंसर राइट होगा। जैसे आंचल पसारना यहाँ पे यानी कि प्रार्थना करना, और उड़ती चिड़िया पहचानना मन की बात जान लेना, कंचर बरसना यानी कि लाभ ही लाभ होना, और यहाँ पे कलम तोड़ना यानी कि बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, तो आंचल पसारना यानी कि प्रार्थना करना। आंचल देखो हम प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड से कुछ मांग रहे हैं। आपको पता है कि हम कैसे जो है सर पे चुन्नी रख के और ऐसे भैया जो है दोनों हाथ फैला के चुन्नी उन्नी फैला के तब मतलब प्रार्थना करते जो भी मांगना है हमें, इस तरह से। ओके, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि इस वर्ष से आप कुछ मांगेंगे तो आप घमंडी होके तो नहीं मांग सकते, उनके सामने तो भैया झुकना ही पड़ेगा, और झुकना भी चाहिए, अदरवाइज घमंडी तो नहीं होना चाहिए। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ की श्लोकोक्ति से संबंधित है। देखो जो बेकार आदमी होता है ना, वो व्यर्थ के काम करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। अगर कोई बेकार आदमी है कि कुछ काम धंधा नहीं है, कभी इधर बैठना उधर बैठना, उसके आगे बातें करना, फलाना ढिमकाना, चुगली वुगली, इस तरह से 100 बातें बनाना, ठीक है ना, तो बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। जो उसे काम है ना वो नहीं करना, उसको इधर उधर बस ऐसे ही हुई फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी था। अभी देख लो सारे ही यहाँ पे आप मुहावरे लोकोक्तियों के देखो, जैसे ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी में धान उस कोठी में धरे, बेकार आदमी व्यर्थ के काम है। जैसे अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अपनी इच्छा से कार्य करना, इसका सही मुहावरा होगा। इसका अर्थ होगा कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बिना परिश्रम की अच्छी वस्तु हाथ लगना यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना। भैया मेहनत वहनत कुछ नहीं की। देखो कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना कि मेहनत बहुत कम करे और फिर भी पता चले कि भैया उसकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी यहाँ पे, फिर कहते हैं ये कैसे हुआ, क्या हो गया भैया, ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़े। नेक्स्ट स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको ऐसे ही मिलान करना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर्स होगा हमारा, देखो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देन कैसे ही 1 का डी है यहाँ पे, गीदड़ जो है भभकी यानी कि व्यर्थ की हाँकना। फिर है यहाँ पे घड़ो पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। फिर है भैया गुस्सा जो है पीना, क्रोध दबाना, और आवाज़ उठाना यानी कि विरोध करना। ओके जी, इस तरह से यहाँ पे हमारे ये सही आंसर्स करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट स्क्रीन पर बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है और आप इनका देख सकते हैं, यही मुहावरा अर्थ है, मैंने बता भी दिया है, ठीक है, इनके सामने लिखा हुआ है। और ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट है आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान काटता है। तो मुहावरे का देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आयु में छोटे होते हैं लेकिन माइंड से बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? जी हाँ, होते हैं इस तरह के व्यक्ति। तो यही कह रहे हैं आयु में छोटा सा है, पिद्दक सा है, लेकिन सबके कान काटता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा बहुत चतुर होना, बहुत इंटेलिजेंट होना। कुछ व्यक्ति होते हैं ना ऐसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं भैया, बहुत ज़्यादा। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा कि 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। आपको बताया ना कि जैसे आपको पता है भैया सरकार जैसे यहाँ पे गांव में है, प्रधान हमें चूज़ करने हैं तो कैसे किस माध्यम से, तो गांव में कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, मानो 1000 प्लस है, ठीक है। तो भैया और आपको पता है कि यहाँ पे चुनाव जो है 4 मत पर लड़ रहे हैं, 4 बंदे हैं, 4 या फिर 5 बंदे, तो कैसे जो है अलग अलग, और एक बंदा होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट जाएगी। ओके, और वही क्या होगा, विजेता होगा। बस सेम यही फाइनल हमारा रहता है। अभी देखो अन्य मुहावरे ढाक के 3 पाद का अर्थ क्या है, सदा एक सा बने रहना। अन्य जो यहाँ पे मुहावरे थे उनका देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसका अर्थ क्या है, झगड़ा एक और से नहीं होता, दोनों तरह से होता है, ये सही बात है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, इसका अर्थ होता है क्या, आसानी से काम न होना। ओके, सो हिंदी का टेस्ट फिनिश हुआ। अब सामान्य जागरूकता टेस्ट यानी कि जीके का टेस्ट आपके सामने रेडी है बिल्कुल।
स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है, मस्त है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? भैया पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो यह है यहाँ पे मकाऊ। ओके जी, चलो अभी फाइनली देखो यहाँ पे देश, पनामा की क्या है मुद्रा? बालबोआ है, लाओस की क्या है? लाओ की पे, और मकाओ की पटाखा है, और मेक्सिको देश की मेक्सिको पेसो यहाँ पे क्या है? आपकी मुद्रा है। फटाफट इन्हें वॉच कर लो, बेहतरीन मस्त एकदम, बहुत ही कहते हैं ना लड्डू लड्डू क्वेश्चन से मस्त। ब्लैंक के स्टार्टिंग में भी फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा बताने बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा? यूरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और यूरो भैया आपको पता है जापान की क्या है? जापान की येन है। ओके, देखो अब डॉलर, डॉलर देख लो किस किस के है यहाँ पे? डॉलर है यूएसए की, कनाडा की, जिम्बाब्वे की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान। रियाल किसकी है? कतर, यमन, सऊदी अरब देश की रियाल है मुद्रा। पाउंड सीरिया, सूडान, मिस्र, और यहाँ पे बात करें ब्रिटेन और आयरलैंड, इनकी जो मुद्रा है वो क्या है? पौंड यानी कि राउंड है, सॉरी पाउंड है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और मस्त क्वेश्चन सीरीज है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी? प्योंगयांग। ओके, प्योंग जो यांग है वो है उत्तर कोरिया की राजधानी। किसके भैया? उत्तर कोरिया की राजधानी। बेहतरीन मस्त। मालदीव देश की बात करते हैं, माले इसकी कैपिटल है। मलेशिया की बात करते हैं, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है। मंगोलिया इसकी कैपिटल उलान बटोर है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? यहाँ पे सियोल है। फाइनली हम बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? यूएसए का कौन सा राज्य इनमें से नहीं है ये बताना है भैया। तो इसमें कौन सा नहीं है? अटलांटा नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? जो ब्यूनस आयर्स है किस देश की राजधानी है भैया? आपको पता है ये है अर्जेंटीना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, कहाँ की है ये भैया? अर्जेंटीना की है। फाइनली ऑल सभी जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। अर्जेंटीना देश के ब्यूनस आयर्स है कैपिटल, और बोलीविया की लापाज है, और वेनेजुएला की काराकस है, और ब्राजील की क्या है भैया? ब्रासीलिया यहाँ पे कैपिटल होगी। ओके, सो कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहना है। बहुत बेहतरीन मस्त यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज है। नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी कैपिटल क्या है? वेनेजुएला। ओके, वेनेजुएला की बताना है। 24 का राइट आंसर क्या होगा भैया? काराकस होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। आगे बात करें और ऑप्शन से, जैसे कि सान यहाँ पे जो है साल्वाडोर, इसकी राजधानी है क्या? अल साल्वाडोर। और क्वीटो इक्वाडोर की कैपिटल है, और निकोसिया साइप्रस की कैपिटल है। ठीक है, फाइनली सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की कैपिटल है? जॉर्डन देश की कैपिटल कौन सी है इनमें भैया? ये बताना है। जॉर्डन देश की, जॉर्डन देश की है क्या? अम्मान। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सारे इधर उधर एग्जाम्स में आए। देखो यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 से फर्स्ट में क्वेश्चन आया था कि मंगोलिया की मुद्रा क्या है? बता दो फटाफट। मंगोलिया की मुद्रा क्या है भैया? तुगरीक है। क्या है? तुगरीक है। आगे हम देखो नेक्स्ट है लेबनान की कैपिटल बताना है। क्या है? लेबनान। लेबनान की कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? बैरूत होगा। ओके, फाइनली आगे स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है येन किसकी मुद्रा है? मैंने कहा था कि जापान की मुद्रा क्या है? येन है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जी हाँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फाइनली आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे जापान की क्या है यहाँ पे राजधानी? तो टोक्यो है, लेकिन मुद्रा येन है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, लेकिन मुद्रा क्या है? आपकी नगुल ट्रम है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, लेकिन कोरियाई वॉन इसकी मुद्रा है। और चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन यहाँ पे देखो युआन इसकी मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त सीरीज। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखो बात करें जो है माइंडफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी भैया इसकी? अगर हम बात करें इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र और जो रियासत के साथ साथ जो द्वैध शासित रियासतें हैं उनके मध्य शक्ति का विभाजन करना। देखो केंद्र और राज्य है, केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में क्या करना है? यहाँ पे शक्ति पावर का विभाजन, कि आप जो है कौन कौन से कार्य में पूर्ण है, आप कौन से कार्य में पूर्ण है, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
इसमें बात करते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको जो है फोर्ट सुधार या फिर मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम में ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी, प्रत्यक्ष अगर पूछे कि प्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है वो सबसे पहली बार आपकी किस जो है इसमें अपनाई गई थी अधिनियम में, तो यहाँ पे देख लो सारी चीज़ें मैंने बता दी मॉन्टेग्यू वाले। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? और यहाँ पर है क्या 1878 सही आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी भैया? 67 इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1935 वाला। ओके, फिर है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है वो कौन सा यहाँ पे अधिनियम था। 68 का भी यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम, मैंने कहा ना जो 1935 अधिनियम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसमें जो 1935 अधिनियम है इसमें क्या क्या यहाँ पे जो है चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चेंजमेंट हुए, क्या क्या हुए हैं। तो वर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 अधिनियम में। इंडियन काउंसिलिंग को समाप्त कर दिया गया 1935 अधिनियम में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1935 अधिनियम में। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में बांटा गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। कि राज्य सूची में कौन कौन से वर्ग होंगे, केंद्र सूची में कौन कौन से वर्ग होंगे, समवर्ती सूची में कौन कौन से वर्ग होंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी, ये भी यहाँ पे 1935 अधिनियम के तहत ये सारे यहाँ पे चीज़ें आपकी हुई है, तो फटाफट देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग होता है? तो अभी हमने बताया ना आपको किससे होता है भैया अलग यहाँ पे, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये क्या होता है बेटा, अलग होता है। आइयो आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, बर्मा को जो है बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक किया गया। सिंध और ओडिशा 2 नवीन प्रांत बनाए गए 1935 में। उत्तर पश्चिमी सीमा जो है प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया 1935 अधिनियम में। केंद्र और संघीय सरकार के बीच में जो द्वैध शासन की प्रणाली उनको पावरफुल बनाना है 1935 एक्ट में। और भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है 1935 अधिनियम के तहत। तो ये यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज करके अवश्य जाना। 1935 से 1-2 क्वेश्चन अवश्य आएगा एग्जाम्स में, ये क्या है फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवैध नहीं है? जो नहीं है देश के लिए क्या लिखित संविधान, इंपोर्टेंट टर्म्स है। देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सबसे पहले क्रिप्स मिशन में किया गया था, न कि यहाँ पे 1935 एक्ट में नहीं, जबकि क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो ये चीज़ याद रखें। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा? और ये कहा किसने बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके जी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो इन्होंने ही यहाँ पे जो है दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक प्रजातांत्रिक जो है अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी है किसे? 1935 अधिनियम को। जिन्ना ने 1935 अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। यहीं पे क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो काकोरी कांड कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो किस जेल में डाला गया था इसको भैया? इसे डाला गया था फैजाबाद की जेल में। ठीक है,
अभी देखो हम अच्छे से काकोरी मामले के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो काकोरी यहाँ पे जो ट्रेन आपका जो घटना थी क्या थी, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद जो अशफाकुल्ला खान है इसको फैजाबाद जेल में रखा गया। क्यों? क्योंकि वो टाइम था 9 अगस्त 1925 का, और इसमें 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही जो यहाँ पे ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन, इससे रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। फिर सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोग जो है 4 लोग कौन कौन थे, एक तो देखो जो है यहाँ पे अशफाकुल्ला खां था, राजेंद्र लाहिड़ी था, राम प्रसाद बिस्मिल था और रोशन सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया और फिर 1927 में इन्हें फांसी भी दी गई। आपको बताया ना जो ट्रेन होती है जिसमें माल जो है जाता है सरकार का, तो वो काकोरी के स्थान पे लूटा गया था, इसीलिए इसे काकोरी कांड यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ये देखो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी भैया ट्रेन। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो यहाँ पे जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी इसमें जो है शामिल था यहाँ पे। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका लंदन से अगर बात करें इंडियन सोशलिस्ट का जो प्रकाशन है वो किसने दिया भैया, तो ये दिया है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने दिया है भैया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही दिया है। आप देखो यहाँ पे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी, इसका उपशीर्षक क्या था? एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम, और राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक सुधार। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं। फाइनल टेस्ट हमारा भूगोल का है, फटाफट यहाँ पे हम अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। मैं देखो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको और भी बहुत पढ़ना है। हम सोच रहे हैं कि बस 30 मिनट में पूरा ये 50-50 की सीरीज फिनिश हो जाए। भारत का अक्षांश जो विस्तार है उत्तर से उत्तर तक कितना है, तो ये है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अभी देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है आपका उत्तर से उत्तर, तथा देशांतरी विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों साइड्स की बता दी है, आप फटाफट में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब उनमें से कौन कौन सा है? ठीक है, तो गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल। झारखंड से बिल्कुल गुजरती है। क्या मिजोरम से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है भैया। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन सी 1, 2 और 4। असम से नहीं गुजरती भैया, असम से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अभी देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से? रट लो, रट्टा मार लो। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से ये गुजरती है। बताओ इसमें कहीं असम की बात की गई है क्या? बस ऐसे ही गुमराह किया जाएगा आपको। अगर आप गुमराह होने की कगार पे है तो आप हो सकते हैं, नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। भारतीय मानक जो मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? देखो जो भारतीय मानक समय रेखा है आपको पता है ना कि भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश है अपना, ओडिशा भी है, और बताओ क्या क्या है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन भैया बिहार नहीं है, बिहार नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता है हम भारतीय मानक समय रेखा की अगर बात करें, एक्चुअली अगर इसकी स्थापना पूछे, क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्जाम्स में, इस स्थापना पूछे 1 सितंबर 1947 को ही, जो कि कहाँ से लिया गया है भारतीय मानक समय? जो प्रयागराज है, जिसे हम इलाहाबाद इसका पुराना नाम है, अभी इसका प्रेजेंट प्रयागराज है, इसके निकट एक नैनी है, वहाँ से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ये भी चीज़ याद रखें। नेक्स्ट है भैया, भारत का जो मानक समय है मेरिडियन कौन सा है? वो है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, मेरिडियन कहलाता है यहाँ का। भारत का मानक समय मेरिडियन 82.5 डिग्री देशांतर है, और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जहाँ से, और हमने बताया यह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है हमारे इंडिया का जो टाइम है। ओके, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रा से आपस में जुड़े हुए हैं? ये बताना है, पालघाट दर्रा कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है।
और ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। भैया मुझे जुकाम कोल्ड बहुत रखा है, इसलिए मैं सही से भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बार बार जो है ऐसे होता है कि छींक वगैरह आएगी। ठीक है। पालघाट दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नाईमलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह दर्रा है, लगभग 32 किलोमीटर ये चौड़ा है। तभी तो भैया मज़ा नहीं आ रहा मुझे खुद ही पढ़ाने में, क्योंकि कोल्ड हो रखा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाने का। लेकिन फिर भी सीरीज कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, जो महामाराथन कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है भैया। कौन सा जोड़ा 2 और 3, 2 और 3, 2 ये देखो उत्तर प्रदेश में नहीं है और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये उत्तराखंड में है और ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया। अभी देखो जोजिला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथपुला और जयपेरेला सिक्किम में और थांगला लद्दाख में। तो ये सीरीज आप फटाफट फिनिश कर लो भैया। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब एक साइड में बांध, एक साइड में नदी है, कौन सा बांध किस नदी पर है फटाफट बताना है। मैं सही आंसर बता दे रही हूँ इसका। आगे नेक्स्ट है देखो ऑप्शंस वाइज, और सही ऑप्शन है ऑप्शन जो है सी यहाँ पे, और सॉरी ऑप्शन ए। जी हाँ ऑप्शन ए, आंसर ए राइट है यहाँ पे। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है। जामिनी बांध जामिनी नदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, और वो आपको पता है क्या है, देवप्रयाग है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा नदी मिलकर रुद्रप्रयाग कहलाता है। पिंडार और अलकनंदा दोनों नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग कहलाता है। यहीं पे पोलीगंगा अलकनंदा मिलती है तो विष्णुप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है भैया। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को और जो है क्या नाम दिया गया है? तो इसे भैया यहाँ पे जो है आपका नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। ठीक है। चलो अभी यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था टेस्ट है, फटाफट इकोनॉमिक्स का टेस्ट भी आप यहाँ पे देख लो। वैसे तो भैया जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि कोल्ड इतना हो रखा है, क्या है कहूँ। देखो वैसे ही आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, बस यही है ओनली, मैं सेंड कर दूंगी तब पढ़ लेना इसको वहाँ पे। ये मेरा ही सेशन है, आप वॉच कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। 12 दिन 12 महामैराथन टॉप लास्ट जो है क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की तो सेशन अच्छा लगता है। और आज के लिए हमें प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, कॉल होने की वजह से यहाँ पे बेस्ट तरीके से पढ़ाई नहीं गया है, मुझे खुद पता है। तो अभी यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।